5 या 7 ऐसा सुनने में आया कुछ मुझे। आई एम नॉट। ओ 5 अगस्त, ठीक है। एंड आपको उसके लिए कब तक फ्री होना पड़ेगा? लाइक एग्जाम आपको पढ़ने वगैरह है ना? ओके, 3 को संडे है तो 3 से मतलब फ्री होना है क्या आपको? ओके, आप सब भी यही चाहते हो, एवरीवन? ओके कार्तिक, हेलो, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि हमने फ्रंट एंड वगैरह देख लिया है ना? और बस फ्रंट एंड में एक ही टेक्नोलॉजी बची है, वो क्या है? रिएक्ट जेएस, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया है तो इसको अच्छे से करना बनता है, ठीक है। एंड जो बाकी के चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बट वो इतना एफिशिएंट वे में नहीं हो पाएगा जितना अभी तक हम करते आ रहे थे कि कोडिंग प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं। बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और 3 तारीख तक फ्री कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, तो 3 नहीं 2 को, क्योंकि 3 को संडे होता है ना। अगर संडे को पढ़ना है तो ठीक है, वरना 2 को फ्री कर देंगे। कैसा है एवरीवन? 3 को भी क्लास लेनी है क्या, संडे को भी? नो रिस्पॉन्स, नहीं लेनी है, ठीक है, समझ रहे हैं। सो देखो बेसिकली मुझे पहले से पता चल गया था, कल मेरे पास में कॉल वगैरह आए थे कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, जो मैं बिल्कुल समझती हूँ इस बात को। एंड वो सोच के मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बताऊँगी चीज़ें। एंड बट ये है कि रिएक्ट है वो इस वीक थोड़ा सा रिएक्ट ज़रूर चलाएंगे अपन, बिकॉज ये है कि जेएस तक तो आप लोगों मोस्टली लोगों ने आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, जेएस तक। एंड रिएक्ट में फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द क्या, कुछ लोगों ने रिएक्ट में फर्स्ट टाइम स्टेप किया होगा। तो इसलिए बेटर चीज़ ये है कि रिएक्ट अच्छे से पढ़ाएं, ताकि क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो कंप्लीट भी अच्छे से करें। तो इस वीक तो हम रिएक्ट ही करेंगे एंड देन उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत बैकेंड का हम कर सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। एंड होपफुली 2 या 3 को कंप्लीट कर देंगे एंड आप लोग फ्री हो सकते हो। क्योंकि क्या है, एक्सटेंड करने से कोई मतलब नहीं है, फिर मेरे पास में भी टाइम नहीं है, मेरे पास में ओनली 7 अगस्त तक का टाइम था। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए हाँ करी थी, तो मैं केवल 7 अगस्त तक ही अवेलेबल हूँ, उसके बाद में मैं भी अवेलेबल नहीं रहूँगी। सो इसलिए एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, बट ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा फास्ट कवर अप करवा सकते हैं बाकी सब चीज़ों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें सेशन आज का। अगर कोई मेरी बात को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपको काउंटर करना है मेरी बात को, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चैट्स में आप बता सकते हैं कि मैम ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है, देख लेंगे वो सब चीज़ें। तो हाँ, नया देखो, ये तो सबको पता है कि 2 तारीख तक तो कैसे होगा। बट जैसे भी करवाने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट वगैरह करेंगे चीज़ों को, संडे को भी क्लास लेंगे। अभी ये जो संडे आने वाला है उस दिन भी मैं क्लास ले लूँगी आपकी, ताकि मैनेज हो जाए ये सारी चीज़ें। करना ही पड़ेगा एडजस्ट। और कोई बात? देखो क्या है ना, एक तो चीज़ थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मैं आपसे खुद से ही पूछना चाहती हूँ कि मुझे एक बात बताओ। जिस फुल स्टैक डेवलपमेंट को पढ़ने में लोगों को मतलब प्रॉपर उसमें मास्टर होने में लोगों को 6 महीने से भी ज़्यादा लग जाते हैं, उनमें 45 डेज कितना मैटर करता है ना? हालांकि अभी देखो, आप जब अपने 45 डेज होने आए हैं उसमें अपन अपनी केवल फ्रंट एंड को ही कवर किया है अपन ने अभी, तो बैक एंड को कवर करने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मास्टरी करने के अंदर
अगर आपको मास्टरी ही करनी है फुल स्टैक के अंदर तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनमें क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आप उस फुल स्टैक डेवलपर कहला सकोगे। ठीक है, सो इसीलिए कह रही हूँ कि ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना वो बेस्ट तरीके से पढ़ो। अगर आज हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको बेस्ट तरीके से पढ़ो, ताकि जब आगे जाके आप कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पे हाथ डालते हो, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि ओके इतना तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, रिएक्ट तक तो मेरा किया हुआ है, अब मुझे रिएक्ट से आगे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी आप लोगों के लिए। एंड बिना देरी करे हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मच रही होगी, इसीलिए लेट्स गो। ओके, ठीक है, सो देखो मुझे पता है कि आप लोगों को टेंशन हो रही होगी एग्जाम्स की, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम एग्जाम्स से निकाल के 2 घंटे है वो प्रॉपरली इसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, कि इसमें आप अच्छे से माइंड लगाओ। सो इसीलिए थोड़ी देर के लिए इन 2 घंटों के लिए आप अपने जो माइंड है उसको एग्जाम माइंड में से जो एग्जाम वाली बातें एक बार निकाल दो, ताकि हम इस पर फोकस कर सकें अच्छे से। ठीक है, सो कल मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्ट के अंदर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे हम उनको शो करते हैं। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में। ठीक है, एंड देन आज ही हम देखेंगे फाइल्स के बारे में, जो फाइल स्ट्रक्चर है वो कैसे रिएक्ट का बनता है। ठीक है, कि कौन सी फाइल के अंदर हमें कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी फाइल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये सब भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उनकी कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन आगे जाके हम फाइल्स के बारे में समझेंगे। और आज रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप भी करेंगे और रन करके भी देखेंगे कैसे रिएक्ट वर्क करता है। ठीक है, सो आज की हमारी जो स्लाइड है फर्स्ट वो है कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले एक इस लाइन को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ कंपोनेंट इज JS फंक्शन दैट रिटर्न्स अ JSX एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है इस लाइन से कि एक कंपोनेंट क्या होता है। एक कंपोनेंट JS का फंक्शन होता है। ठीक है, कंपोनेंट JS का फंक्शन होता है। JS का फंक्शन का सिंपली मीनिंग है कि JS के अंदर हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, फंक्शन एरो फंक्शंस का यूज करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो JS का फंक्शन है दैट रिटर्न्स अ JSX एलिमेंट। अब हमने JSX के बारे में कल पढ़ा था। JSX क्या होता है? JSX हमें हेल्प करता है HTML के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में लिखने के। ठीक है, तो JSX एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा हमारा कंपोनेंट। The component name should always start with a capital letter, as React treats the component starting with lowercase letter as HTML element. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट का नेम जब आप रखोगे, ठीक है, उसका नेम है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट है वो क्या समझता है, अगर जो उसका फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हुआ तो वो कंसिडर करेगा कि ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एक HTML का एलिमेंट है, उसको एक HTML के एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा ना। इसको बेटर वे से समझने के लिए आप नीचे आओ। ठीक है, नीचे क्या है? एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये आपको कुछ देखा लग रहा होगा, जो हमने कल ही देखा था, जिसमें हमने स्क्रिप्ट टैग बनाया था। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने टाइप इज इक्वल्स टू text/babel लिखा था। बेबल का मतलब बेसिकली होता है जो JSX के अंदर जो HTML लिखी है उसको रेगुलर JS के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ये काम होता है बेबल का। नाउ हम क्या देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट बनाना देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलकम है ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये एक फंक्शन है। फंक्शन कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन। दूसरी चीज, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, W कैपिटल है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको कंपोनेंट बनाती है वो ये है कि ये एक HTML एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक HTML एलिमेंट है जिसको ये रिटर्न कर रहा है। नाउ अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज आप देखो कि कल हम क्या कर रहे थे। कल हम एक HTML के जो एलिमेंट है उसको हम एक वेरिएबल में डाल के उसको रेंडर करवा रहे थे इस मेथड के थ्रू, या DOM.render मेथड के थ्रू हम उसको रेंडर करवा रहे थे हमारे ब्राउजर के ऊपर। लेकिन क्योंकि आज ये हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपोनेंट्स को आप कैसे कॉल करोगे? कंपोनेंट्स को कुछ इस तरीके से कॉल किया जाता है। आपको क्या लिखना है? जो HTML के जो ब्रैकेट्स हैं वो आपको डालने हैं। ठीक है, एंड देन स्लैश ऐड करनी है पीछे की साइड पे। तो
अभी आप बोलोगे कि अरे ये तो एंडिंग टैग जैसा ही है, तो एंडिंग टैग और इसके अंदर डिफरेंस समझने की ट्राई करना। एंडिंग टैग में जो स्लैश आती है वो आगे की साइड आती है, ठीक है, टैग नेम की आगे की साइड आती है, जबकि जब आप कंपोनेंट्स वगैरह को कॉल कर रहे हो, कंपोनेंट्स वगैरह को एस्टैब्लिश कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको स्लैश को पीछे की साइड लिखना है, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे कंपोनेंट्स, एंड इस तरीके से इनको हमें कॉल करना है या शो करना है या रेंडर करना है, ठीक है। एंड रेंडर किस में हो रहे हैं, रूट नाम के वेरिएबल के अंदर, रूट नाम की जो आईडी है उसके वेरिएबल सॉरी उस एलिमेंट के अंदर जाके हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। ना ये जो लास्ट चीज है ये भी ऐसी लिखी है कि वी कॉल द कंपोनेंट विद सेल्फ क्लोजिंग टैग्स एज शोन अबव, इस तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है उसका यूज करके हम कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। सो मुझे बताओ आपको कंपोनेंट समझ में आए या फिर वापस एक्सप्लेन करूं एवरीवन। नो रिस्पॉन्स, व्हाट हैपेंड, कुछ समझ में नहीं आया आपको? ओके ठीक है, ओनली नेहा, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट, ओके हेमंत, ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पर। ओके नाउ मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं ये थिंक कर रही हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमने जस्ट कंपोनेंट्स पढ़ा था एंड नाउ हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो React allows us to pass information to a component using props, ठीक है। तो ये जो देखो यूज क्या होता है, नेम, रिएक्ट के अंदर जो नेम यूज होता है वो प्रॉप्स यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉप्स का बेसिकली मतलब ये है, प्रॉप्स का बेसिकली मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि रिएक्ट इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट के अंदर पास करने के लिए हमें प्रॉप्स का यूज करने को देता है, कि तुम प्रॉप्स का यूज करो और इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह में। वी कैन पास प्रॉप्स टू any component as we declare attribute for any HTML element। क्या मतलब है इसका, कि हम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं किसी कंपोनेंट में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम HTML एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट को पास करते थे। एट्रीब्यूट को कैसे पास करते थे, पहले हम लिखते थे क्लास इज इक्वल्स टू, फिर हम क्या लिखते थे, क्लास का नेम, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में हम एट्रीब्यूट्स बना रहे थे HTML एलिमेंट के अंदर, एंड सेम वे में हम यहाँ पर जो प्रॉप्स है वो भी पास करेंगे। वहां पे तो क्या था कि जो एट्रीब्यूट्स थे वो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट था या वैल्यू एट्रीब्यूट था। यहाँ पे हम अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपने मन से एट्रीब्यूट्स को बना सकते हैं। सो ये सिंटेक्स आप देख लो, ठीक है। आपको प्रॉप्स कैसे भेजने हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे भेजनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स आप देख रहे हो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट्स को आपने किस तरीके से लिखा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मतलब सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, इसमें हमने कंपोनेंट को लिख लिया, ये स्लैश है। नाउ इसके अंदर अगर आपको क्या यूज करना है प्रॉप्स को, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप नेम इज इक्वल्स टू प्रॉप की वैल्यू, देन प्रॉप का दूसरा नेम एंड प्रॉप की वैल्यू। अब इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, देन मैं कंबाइंड एग्जाम्पल बताऊंगी आपको कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सो अभी एग्जाम्पल में आप देखो कि एक वेलकम नाम का क्या है, एट्रीब्यूट सॉरी कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है h1, ठीक है। h1 हमें एक h1 टैग हमें दे रहा है, रिटर्न कर रहा है हमें एक h1 टैग। और अब हमें इसको क्या करना है, रेंडर करना है हमारे यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर। तो हम इसको किस तरीके से कॉल करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर नाम लिखेंगे कंपोनेंट का, एंड देन ये जो चीजें हम डाल रहे हैं ये क्या है, ये प्रॉप्स है, ठीक है। एक नेम नाम का प्रॉप है जिसकी वैल्यू है राहुल, एक ग्रीटिंग नाम का प्रॉप है जिसकी वैल्यू है हेलो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ और वही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, स्पॉटिफाई वाला। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब स्पॉटिफाई को आप ऑन करते हो अपने ब्राउजर के अंदर या फिर जो भी अपने लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, एक साइड में आपको प्लेलिस्ट, जो आपकी प्लेलिस्ट होती है उनका एक कलेक्शन दिखता है, इस साइड आपको दिखता है एल्बम्स और जो भी कंपोजर है, राइटर है, सिंगर है, इनके नेम। नीचे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं प्ले एंड पॉज करने का, एंड पीछे आपको सर्च के रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो भी रिसेंट आपने सॉन्ग सुने वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि
ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप देख रहे हो, ये जो चार चीजें देख रहे हो, प्लेलिस्ट, एल्बम, कंट्रोल्स एंड सर्च रिजल्ट्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कि एक एल्बम अलग कंपोनेंट है, कंट्रोल्स अलग कंपोनेंट है। नाउ अब डिफरेंट क्या चीजें आ रही है इसमें, इनमें केवल इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपने दिलजीत का कोई सॉन्ग चलाया है, ठीक है, अब आपको उसे कंसिडर करना है, मतलब अब आपको दिलजीत का सॉन्ग नहीं चलाना है, आपको अब हनी सिंह का चलाना है। तो जब आप हनी सिंह के सॉन्ग को प्ले करोगे तो ये जो कंपोनेंट है उसमें क्या डिफरेंस आएगा? एल्बम नाम का जो कंपोनेंट है उसमें क्या डिफरेंस आएगा? उसमें डिफरेंस आएगा केवल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। जो यूआई है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा, केवल इंफॉर्मेशन में चेंज आएगा। और इंफॉर्मेशन कैसे चेंज करते हैं? प्रॉप्स के थ्रू, यानी कि सिंगर का नेम दिलजीत से हो जाएगा हनी सिंह, एंड एल्बम का नेम चेंज हो जाएगा, राइटर्स का नेम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉप्स एंड कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यूआई डिजाइन जो आप शो करना चाहते हो, एंड प्रॉप्स क्या होते हैं? उनके अंदर जो आप डिटेल्स शो करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, वो सारे होते हैं प्रॉप्स, ठीक है। तो एवरीवन, आपको ये प्रॉप्स समझ में आए, कंपोनेंट समझ में आए? ओके कार्तिक, ओके आरती, ठीक है। हम्म, क्या कराऊं हेमंत वीएस कोड में? अच्छा, इसका एग्जाम्पल, हाँ मैं करवाऊंगी। एक बार पहले अपन कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद में कंपोनेंट्स वगैरह देख लेंगे, है ना। एंड कार्तिक, ये तो सही बात है कि इतने कम टाइम में पैकेट नहीं आएगा, बट स्टिल ट्राई करेंगे मैनेज करने का कि इतने कम टाइम में हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर हो ही जाए, ओके। देन दूसरी, अब एक बार दूसरी स्लाइड देख लेते हैं ताकि फिर आगे हम इनको रन करके भी देख सकें वीएस कोड के अंदर, ओके। सो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको रन करने का ट्राई करते हैं, ओके। ये जो चीज़ है इसको पहले हम रन करेंगे, बट नॉट इन द रिएक्ट सेटअप, रिएक्ट के सेटअप में नहीं, बल्कि नॉर्मल जेएस के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल था ही, एंड यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया। अब यहाँ पे बन क्या रहा है, ये तो है जो वेलकम है, ये हमारा कंपोनेंट है, और यहाँ पे हम इसको रेंडर कर रहे हैं। इससे किस में रेंडर कर रहे हैं? इस रूट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। कंट्रोल एस किया एंड ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? हेलो यूजर्स, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम उसको कॉल करेंगे तो ये वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एक हम क्या देख रहे थे? प्रॉप्स देख रहे थे, प्रॉप्स देख रहे थे ना, तो ये देखते हैं। हाँ, ठीक है। ये पहला, ये वाला जो है, ये पहला पैरामीटर है, एंड ये दूसरा पैरामीटर की पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट है। ये पहला आर्ग्यूमेंट है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है, इसमें हमने ये प्रॉप्स दे दिए, ठीक है। अभी आपको शो नहीं होंगे, अभी मैं शो करने का भी डिफरेंट तरीका बताऊंगी कि ये शो कैसे होंगे, ठीक है। तो अभी तो केवल आपको ये हेलो यूजर ही दिखेगा आपकी यूआई के अंदर, ठीक है। कोई ये भी प्रॉप्स नहीं दिख पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, समझते हैं, एंड देन उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, मैंने आपको प्रॉप्स बता दिया कि आप प्रॉप्स कैसे ऐड ऑन कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। बट आप उनको कैसे यूज कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट प्रॉप्स एज पैरामीटर एंड कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। बेसिकली मीनिंग क्या है कि जो प्रॉप्स है वो आप कंपोनेंट हमारा क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। कंपोनेंट हमारा एक जेएस का एरो फंक्शन है, जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज कर रहे हैं प्रॉप्स, ठीक है। ये अब इसको आप सेम ही रखना, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको आपने प्रॉप्स को पूरा लिख दिया प्रॉपर्टीज, या आपने इसको रिप्लेस कर दिया इन्फो से। जो प्रॉप्स है इसको आपको ऐसे की ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको इसके कीवर्ड के अंदर। देन आप इसके अंदर की साइड में जो भी ब्रैकेट्स यूज करोगे आप उस फंक्शन के, उसके अंदर आप इन प्रॉप्स को यूज कर सकते हो। नाउ कैसे करोगे? ये आप नीचे की साइड देखो, ये जो एग्जांपल दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है आपको? पहले ऊपर कंपोनेंट को मत देखो, पहले नीचे देखो। नीचे क्या है? वेलकम,
वेलकम नाम का हमने एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाया है, उसके अंदर हमने नेम नाम का प्रॉप डाला है, ग्रीटिंग्स नाम का प्रॉप डाला है, ठीक है। एंड उसकी कुछ वैल्यूज हैं, राहुल एंड हेलो नाम की कुछ वैल्यू हैं। नाउ अब हम इसके ऊपर जाएंगे, हमारे कंपोनेंट को देखेंगे। हमारे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, पैरामीटर है। अब ये जो चीजें जा रही है ना, ये जो नेम एंड ग्रीटिंग्स ये सब जा रही है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जा रही है। अब इससे हमें एक्सेस करना है उसको, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का यूज करेंगे इस प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट से हमारी डिटेल्स को लेने के लिए, ठीक है। तो कैसे लेंगे इनको, ये प्रॉप्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो कॉन्स्ट नेम एंड ग्रीटिंग, हमें पता है कि नेम एंड ग्रीटिंग नाम की कुछ डिटेल्स आएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या नाम लिखा, नेम लिखा एंड ग्रीटिंग लिखा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने प्रॉप्स लिखा है, ठीक है। तो इन प्रॉप्स में से हमने नेम एंड ग्रीटिंग नाम के जो डिटेल्स थी, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमने निकाल ली ना। इनको हमें यूज करना है किसमें, हमारी यूआई के अंदर। तो जो कुछ भी, अब हमें पता है कि जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो हमारा कंपोनेंट है वो रिटर्न क्या करता है, हमेशा JSX को रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हैं हमारा HTML, ठीक है, हमारा जो भी JSX है वो इसके अंदर लिख रहे हैं एंड इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप वेरिएबल्स को कैसे इम्बेड करते हो अपने JSX के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो जो ग्रीटिंग है ये एक वेरिएबल है, आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रीटिंग डाल दिया, एंड नेम भी एक वेरिएबल है, तो कर्ली ब्रेसेस में आपने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब भी ये फंक्शन को हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको हम लगाएंगे कहीं पर भी, तो ये इसको रिटर्न करेगा एंड जो भी प्रॉप्स की वैल्यू होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने जो भी कुछ दिया, राहुल दिया है, राज दिया है, कुछ भी दिया है, अक्षय दिया है, तो वो कहाँ यूज होगा, यहाँ पे जाके यूज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये चीज ना आपको रिएक्ट में बहुत काम आने वाली है, तो अच्छे से समझ लेना इसको ना। एक काम करते हैं, इसको हम ट्राई कर लेते हैं एक बार के लिए। VS कोड में ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको एक बार के लिए मैं करती हूँ कमेंट एंड यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ चल क्या रहा है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। हमने ये प्रॉप्स नाम की डिटेल्स ले ली हैं, इन प्रॉप्स के अंदर से नेम एंड ग्रीटिंग ले लिया एंड रिटर्न के अंदर हमने ये चीज़ें डाल दी है जो भी हमें कॉल करनी है। एंड यहाँ से हम इसको रेंडर करवा रहे हैं हमारे जो ब्राउजर है उसके ऊपर, एंड रूट नाम के वेरिएबल के अंदर हम ऐड करेंगे इसको, और यहाँ पे हमने प्रॉप्स की वैल्यूज हमने डाल दी हैं। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। अब क्या हुआ, हेलो राहुल। एक काम करती हूँ, मैं कंपोनेंट में इस बार बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी, मैं केवल चेंज करूंगी इनकी प्रॉप्स में, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, मैंने ओके ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, नेम चेंज कर दिया एंड ग्रीटिंग चेंज कर दी एंड अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या आता है। नमस्ते अंजलि। बेसिकली मतलब क्या है, कंपोनेंट सेम रहा, हेडिंग यहाँ पे है, ठीक है, हेडिंग पहले भी थी, हेलो राहुल के टाइम पे भी, हेलो अंजलि के टाइम, नमस्ते अंजलि के टाइम पे भी क्या थी, हेडिंग थी, H1 हेडिंग थी, लेकिन चेंज क्या हुआ, इसका कंटेंट, इसके अंदर की चीजें चेंज हो गई। तो इस तरीके से कंपोनेंट एंड जो प्रॉप्स है वो वर्क करते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट है, जो UI है वो सेम रहेगी, H1 सेम रह रहा है, लेकिन उसके जो अंदर की डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमने हमारे प्रॉप्स को एक्सेस कर लिया है। ना मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वापस से। एवरीवन ओके, आरती क्या हो गया सबको, आज की एनर्जी कितनी लो क्यों है आप सबकी आज? ओके, हेमंत कहाँ से नहीं है आपको समझ में प्रॉप्स या कंपोनेंट्स? एक बार अनम्यूट करके बताओ हेमंत। ओके प्रॉप्स, ठीक है, एक बार प्रॉप्स वापस से रिवाइज करवा देती हूँ मैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉप्स क्या होते हैं।
प्रॉप्स कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जो आपको ट्रांसफर करनी होती है अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि स्पॉटिफाई के अंदर जब आप साइड में देखते हो एक एल्बम वाली जो साइड आती है, ठीक है, कौन सी साइड आती है, लेफ्ट, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड के अंदर एक एल्बम वाली साइड होती है जिसके ऊपर तो कुछ म्यूजिक वीडियो का कुछ पार्ट चल रहा होता है, एंड उसके बाद के अंदर नीचे कुछ उनके कंपोजर के नाम एंड कुछ चीज़ों के नाम आ रहे होते हैं, सिंगर का नाम एंड राइटर का नाम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक सिंगर से दूसरे सिंगर में चेंजेस करते हो, ठीक है, दूसरे सिंगर का जो सॉन्ग है वो प्ले करते हो, क्या क्या होता है, जो सॉन्ग का नेम चेंज हो जाता है, जो म्यूजिक वीडियो का पार्ट आ रहा होता है वो चेंज हो जाता है, सिंगर का नेम एंड राइटर का नेम, कंपोजर का नेम, एल्बम का नेम, सब चेंज हो जाते हैं। यानी कि कंपोनेंट सेम है, चेंज क्या हुए अंदर की डिटेल्स, और जो डिटेल्स हम कैसे डालते हैं उस कंपोनेंट के अंदर, इन प्रॉप्स के थ्रू। अभी इन प्रॉप्स को आप वापस देखो, प्रॉप्स सिंपल सा क्या है, इन्फॉर्मेशन को पास करने का तरीका है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और वो आप कैसे पास कर सकते हो, सिंपली जब आप इस कंपोनेंट को कॉल करो, ठीक है, इस कंपोनेंट को जब आप कॉल करो तो इसके अंदर नेम इज इक्वल्स टू राहुल एंड ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू हेलो, यानी कि ये क्या डाल दिया आपने, नेम नाम का प्रॉप एंड उसकी वैल्यू क्या है, राहुल, एंड ग्रीटिंग नाम का प्रॉप एंड उसकी वैल्यू क्या है, हेलो। हाँ हाँ श्योर। अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो आप। मैम ऐसा है कि जैसे, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैम अभी जैसे अब डेली आप पढ़ाओगे तो मैम फिर कोडिंग प्रैक्टिस भी रहेगी और फिर मैम पढ़ना भी है। तो डेली मैम ऐसा है कि 10 दिन ही बचे हैं अभी, और बीच में जो छुट्टियां आएंगी आप उसमें मतलब ऐसे जैसे एक तो 7 तारीख वाले में थोड़ी छुट्टियां हैं बीच में, और एक जैसे 11 को पेपर है शायद, 11 या 17 को है, उसमें थोड़ी छुट्टियां हैं, तो आप या तो उनमें ले सकते हो क्लासेस। अभी अभी तो मैम जैसे 10 दिन तो कम से कम मैम थोड़ा प्रिपरेशन के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मैम जो पढ़ाएंगी उसमें फिर कोडिंग प्रैक्टिस भी रहेगी, तो फिर हमें वो भी करना पड़ेगा। बाकी तो मैम इनसे पूछो, बाकी सब कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं अकेला क्या बताऊं, फिर ये लोग मुझे बोल देंगे कि तूने ऐसा लगा था। हेलो मैम। मैम हाँ रिपोर्ट कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद जो एग्जाम है हमारी 5 से 20 तारीख के बाद, उसके बाद बैकएंड चालू कराओ ना। मैम तो 5 तारीख से तो हमारी एग्जाम है, तो हमें 2 तारीख से तो पढ़ना भी तो पड़ेगा।
तो कम से कम 5-6 दिन तो ये भी मान लीजिए आप, इसमें ना तो हम क्लास ले पाएंगे ना कुछ। वो ऐसा कहना चाह रही हैं कि मान लो हम आपको 5 तारीख को कब से फ्री करें, अभी मुझे बता रहे थे कि 2 तारीख से फ्री कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कितने दिन बचे, 3 4 5 6 7 5 दिन बचे, तो 5 दिन के लिए क्या हम एंड में 20 तारीख के बाद में क्लास लें, ऐसा बोलना चाह रही है वो, केवल 5 दिन के लिए क्या बाद में क्लास लें। क्योंकि केवल 5 दिन के लिए इस कोर्स को इतना एक्सटेंड करना, ट्रेनिंग्स वगैरह को इतना एक्सटेंड करना, हो सकता है पीछे का भी भूल जाओ इतने टाइम के अंदर, तो देख लेना। मैम ऐसा कर सकते हैं फिर, अभी जैसे 25 हुई है तो आप 30 तक थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए क्लास का, तो थोड़ा जल्दी कवर अप हो जाएगा। ये तो कुछ ठीक है। नहीं नहीं मैम, एक दिन में 2 मत करवाओ, ये मत करवाओ। फिर तो एक्सपेंस हो जाएगा मैम, एक्सटेंड करवा दो। मैम लास्ट क्लास आप 30 को फ्री कर दोगे ना? ओके मैम। ठीक है, अब जो भी आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आते हैं आपको मिल जाएंगे अपने ग्रुप के ऊपर। अभी थोड़ा सा फ्री होके इन चीज़ों को माइंड से निकाल के एक बार क्लास पर फोकस कर लो, वरना जो आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा अगर इतनी टेंशन करी ना आपने बाकी सब चीज़ों की, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, अपनी क्लास पे वापस जाते हैं। तो हेमंत, जो मैं अभी आपको बता रही थी प्रॉप्स के बारे में, आपको समझ में आ गया था? हेमंत, आपको डाउट था ना प्रॉप्स में? ओके ग्रेट, नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। सो प्रॉप्स मैंने आपको बता दिए थे, ट्राई करके मैंने आपको बता दिए, देन उसको हमें एक्सेस कैसे करना है वो हमने बता दिया था ना। और भी कुछ इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, कंपोनेंट, एक मिनट, ठीक है, कंपोनेंट इज रीयूजेबल, ठीक है। तो कंपोनेंट रीयूजेबल का मतलब क्या है? रीयूजेबल का सिंपली नेम से हमें पता चलता है कि हम वापस से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो आप जब अपनी लाइक सॉन्ग्स वाली जो प्लेलिस्ट है, जो आपने लाइक कर रखे हैं सॉन्ग्स, वो उसको जब आप क्लिक करते हो तो आपके जो स्पॉटिफाई है उसके ऊपर जो एक लिस्ट आ जाती है अपने सॉन्ग्स वगैरह की, ठीक है। वहाँ पे सारी वो आपको सारे सॉन्ग्स दिखा देता है ना। सिमिलरली अगर किसी एल्बम के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो उस एल्बम के सॉन्ग्स कैसे शो करेगा, उसी सेम लिस्ट के अंदर, ठीक है। जैसा लाइक सॉन्ग वाली लिस्ट थी वैसे ही एल्बम की लिस्ट शो करेगा। तो इन दोनों में यूआई का डिफरेंस नहीं है, वैसे ही सेम वो नेम शो कर रहा है, एल्बम का जो फोटोग्राफ आता है साइड में वो शो कर रहा है, नीचे सिंगर का नाम भी वैसे ही शो कर रहा है। बस चेंजेस हैं एक तो लाइक सॉन्ग और एक उस एल्बम के पर्टिकुलर सॉन्ग्स के अंदर, यानी कि मेन चेंजेस हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। उस साइड आ रहे थे लाइक सॉन्ग्स आ रहे थे और इस साइड आ रहे थे किसी पर्टिकुलर एल्बम के सॉन्ग्स।
तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स आप वापस से यूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपने लाइट सॉन्ग्स पे क्लिक किया या फिर किसी पर्टिकुलर एल्बम के ऊपर क्लिक किया तो वापस आपको सेम कंपोनेंट मिला, बस डिफरेंट क्या था, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उनके अंदर आपको डिफरेंस मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको वापस से यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज कर सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो अभी जस्ट लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया था। एक कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, उसके प्रॉप्स हम कैसे ऐड करते हैं, फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको शो कैसे करते हैं ना। अब उस सेम प्रॉप को आप लो, ठीक है। अब जैसे ही हाँ, तो अब जैसे ही आपने इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किया तो हमारे जो ब्राउजर पे क्या आएगा, हेलो राम, ठीक है। इस वाले कंपोनेंट के कारण हमारे पास में आएगा हेलो राहुल, ठीक है। एंड देन ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर भी वापस से ये वाला जो कंपोनेंट रन करेगा, ठीक है। और हमारे पास में आंसर क्या आएगा, हाय राम, ठीक है। फिर आएगा हेलो राहुल एंड देन आएगा हाय राम। तो जब हम पहले इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करते हैं तो ये यहाँ पे जाके कॉल होएगा, ठीक है। इस कंपोनेंट में, इस फंक्शन में जाके कॉल होएगा एंड हमें ये रिटर्न करेगा, ये h1 रिटर्न करेगा। और सिमिलरली अगर हम वापस इसको कॉल करते हैं तो वापस से जाके यहाँ पे कॉल होगा, बस इसमें डिटेल्स चेंज होंगी, जो नेम है केवल वो ही चेंज होंगे। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे मैंने आपको डिव यूज करके दिखा रखा है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जब आपको, कल भी मैंने बताया था कि जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को शो करना होता है तो आपको उसे बाइंड करना होता है किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिव यूज कर लिया। अब क्या होगा, ये जो डिव है और इसकी जो भी डिटेल्स है, इसके जो भी चीजें अंदर की साइड में, ये सारी चली जाएंगी इस रूट एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। इसको ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको इतना सा ही ट्राई करेंगे, मतलब इतना ही कॉपी करने की जरूरत है इसे, एंड हमें चेंजेस दिखने लग जाएंगे। तो इसको इतना कॉपी करना है एंड लेट पेस्ट इट, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हमने वेलकम वाले कंपोनेंट को कॉल किया तो इसकी जो प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ गई, देन हमने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करके एक्सेस किया एंड यहाँ पे हमने h1 के अंदर उसको शो किया। और अब ये जो कंपोनेंट है ये इस JSX को रिटर्न कर देगा और हमें यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। एंड सेम फॉर दिस वन, बस चेंजेस क्या है, प्रॉप्स का जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉप्स है केवल वो ही चेंजेस है। एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो राहुल हाय राम, यानी कि कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है, कंपोनेंट सेम है, इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। और इसको हम 2 बार भी यूज कर सकते हैं, 2 बार 3 बार। ऐसा तो हमने नहीं किया कि हमने इस ऊपर वाले वेलकम के लिए अलग कंपोनेंट बनाया है, नीचे वाले के लिए हमने अलग कंपोनेंट बनाया, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट सेम थे एंड हमने सेम तरीके से उसको कॉल किया। ये सिंपली आपको नॉर्मल फंक्शन होते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स चेंज होते हैं, है ना। मान लो कोई सम नाम का फंक्शन बना रहे हो, उसके अंदर पैरामीटर्स आप 1 2 दे सकते हो, 2 3 दे सकते हो, कुछ भी पैरामीटर्स दे सकते हो, लेकिन आंसर में वो आपको उनका एडिशन ही देगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, ओके। कि आप इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो लेकिन रिजल्ट के अंदर आपको एक हेडिंग मिलेगी जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखी होगी, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आएगा ना। पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड समझा देती हूँ, देन इन दोनों स्लाइड्स का साथ में पूछ लूंगी कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया कंपोनेंट इज रीयूजेबल, देन कंपोनेंट इज कंपोजेबल। कंपोजेबल का मतलब क्या है कि हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कंपोनेंट है उनको हम साथ में नीचे आके यूज करेंगे, ठीक है। हम मतलब यहाँ पे जो रेंडर है इसी के अंदर जाके हम यूज करेंगे, नहीं। आप क्या कर सकते हो, इस वेलकम नाम के कंपोनेंट को इस ग्रीटिंग नाम के कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं 2 चीजें बना रही हूँ, 2 कंपोनेंट बना रही हूँ। एक तो वेलकम नाम का कंपोनेंट बना रही हूँ, एक ग्रीटिंग्स नाम का कंपोनेंट मैं यहाँ बना रही हूँ। वेलकम नाम का कंपोनेंट प्रॉप्स लेता है लेकिन ग्रीटिंग नाम का कंपोनेंट प्रॉप्स नहीं लेता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझो, ठीक है। सबसे पहले नीचे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो रहा है ग्रीटिंग नाम का कंपोनेंट, यहाँ कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन रन करेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमें जो कुछ भी देगा वो हमारे पास में आंसर आएगा। अब ये वाला फंक्शन हमें क्या दे रहे हैं, एक वेलकम नाम का जो कंपोनेंट है ये इसको कॉल कर रहा है, वेलकम नाम के कंपोनेंट को कॉल कर रहा है इन प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। इन प्रॉप्स के थ्रू वेलकम नाम के कंपोनेंट को कॉल किया जा रहा है। अभी चली जाएंगी इसके अंदर एंड ये चली जाएंगी इसके अंदर। अब आंसर देगा, h1 हेडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। अब ये वाला भी h1 हेडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा और जो पूरा डिव है ये रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर,
ठीक है, तो चल क्या रहा है यहाँ पे, वेलकम का वेलकम कॉल हो रहा है ग्रीटिंग्स के अंदर, एंड ग्रीटिंग्स कॉल हो रही है रेंडर के ऊपर। ठीक है, रेंडर के ऊपर ग्रीटिंग्स कॉल हो रही है, यानी कि जो वेलकम नाम का कंपोनेंट है वो हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर, ग्रीटिंग्स नाम के कंपोनेंट के अंदर हम वेलकम नाम का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसको मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया एंड लेट्स ट्राई इट आउट। इसको मैं एक बार के लिए कर देती हूँ कमेंट, ताकि जब आप वापस से यूज करो इस कोड को तो आपको पता चल जाए। ठीक है, सो कंट्रोल एस एंड यहाँ पे क्या हो गया, ओके वहां पे ऑलरेडी हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके अभी काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला जो डेटा था उसी से सेम मैच कर रहा है, इसीलिए एक बार इसके डेटा को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके नाउ लेट्स ट्राई। ठीक है, अभी समझ में आया होगा आपको कि क्या चेंजेस आ रही हैं, यानी कि हम जब किसी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करते हैं तब भी ये हमें आंसर दे सकता है, यानी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोजेबल भी होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं, एंड आप इसमें प्रॉप्स डाल सकते हो और उनकी इंफॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया या फिर कोई कुछ वापस से एक्सप्लेन करने की नीड है मुझे। एवरीवन ओके, नेहा, हेमंत, ठीक है आरती, ओके ग्रेट, ओके आप लोग, कार्तिक, मनीष, ग्रेट रिस्पॉन्स। अब भी थोड़ी एनर्जी दिखती है मुझे आज के सेशन के अंदर। ओके, मुझे लगा कि आई थिंक वो प्राची ने जो चीज डिस्कस करी है वो इम्पोर्टेंट थी, एंड उसके कारण उसके बाद से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। सो गुड, एक और चीज, ठीक है, तो मैं वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट इज कंपोजेबल, एंड नाउ नेक्स्ट फाइनली जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और उनकी जो विशेषताएं पढ़ने के बाद में, अभी फाइनली हम करने वाले हैं रिएक्ट का सेटअप। ठीक है, तो रिएक्ट के सेटअप के लिए 3 चीजें समझ लेना। पहली चीज तो आपने होपफुली नोड वगैरह सबने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो एक दूसरे की हेल्प करके डाउनलोड कर लेना। अब तो वैसे भी हमारे पास में बहुत कम टाइम है, तो मैं फोकस करूंगी मोर कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर आपको अपना रिएक्ट का सेटअप बनाना है, जहां पे आपको अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वहां पे जाके आपको ये जो कमांड है npx create -react -app, ये कमांड आपको जाके वहां रन करनी है। एंड इस कमांड के बाद में आपको योर ऐप नेम, यानी अपना जो भी ऐप का नेम है वो आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हो। देन उसके बाद में अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर जाके इस ऐप को क्रिएट कर रही हूँ, रिएक्ट के ऐप को क्रिएट कर रही हूँ, तो अब एक रिएक्ट का ऐप बन जाएगा उस फोल्डर के अंदर। अब मुझे पहले उस फोल्डर में जाना होगा, उस रिएक्ट के फोल्डर में जाना होगा, एंड तभी मैं उसको चला सकती हूँ। ठीक है, अब चलाने के लिए क्या यूज होता है, npm start। ठीक है, जब आप npm start को रन करते हो तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ट्राई कर लेते हैं कैसे ही रन होता है। सो ठीक है, सो अभी तो हम यहाँ हैं, तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना आप लोग। तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ले आती हूँ, देन मेरे पास में कमांड प्रॉम्प्ट में नोड है, तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया उससे। देन अभी मैं कोडिंग डेट 30 फोल्डर के अंदर हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपना जो भी रिएक्ट का क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्ट है वो मैं क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है। ठीक है, और नाम ये जो कमांड है npx create -react -app नाम की कमांड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं नाम लिख दूंगी मेरे जो भी प्रोजेक्ट का नाम मैं रखना चाहती हूँ वो, तो प्रैक्टिस 30 मैंने नाम लिख दिया है इसका, एंड एंटर। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर रहा है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है रिएक्ट के लिए वो सारी चीजें ये अपने फोल्डर के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है,
सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सबको इसके लिए। फिर उसके बाद में जब ये आ जाएगा ना, तो हमें हमारे जो फोल्डर है, हमारे फोल्डर के अंदर हमें रिएक्ट जो प्रैक्टिस 30 नाम का एक फोल्डर मिलेगा। अभी देखो ये React जो प्रैक्टिस 30 नाम का हमें फोल्डर मिल गया, यही हमने बनाया था रिएक्ट के थ्रू। अब इसके अंदर देखो package.json, ये फाइल मैं कहीं से भी नहीं लाई थी, ठीक है। ये फाइल अभी खुद ब खुद आई है, और अभी तो और भी फाइल्स आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तब मैं समझाऊंगी कि ये सारी डिफरेंट फाइल्स किस चीज़ के लिए वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो भी रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए जो कुछ भी फाइल्स चाहिए, जो भी फाइल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ कि, चलो अभी तो क्या ही बताओगे, पहले इसको अच्छे से डाउनलोड हो जाने दो। एंड तब तक आप लोग भी इसको अपने उसमें ट्राई कर सकते हो, इसमें अपने PS कोड में ट्राई कर सकते हो इस कमांड को रन करके, ठीक है। देन हम चेंज करेंगे इसको, एंड उसके बाद में कुछ होगा। पहले मैं आपको रिएक्ट है उसको शो करके दिखा देती हूँ कि कैसे इनिशियली जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का वो कैसे दिखता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम कुछ इसकी जो फाइल्स हैं उनको समझेंगे, एंड देन उसके बाद में हम कुछ चेंजेस करके भी देखेंगे आज प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें नोड मॉड्यूल मिल गए हैं, है ना। ये फाइल भी मैंने नहीं बनाई थी, बिल्कुल नहीं बनाई थी, ये फोल्डर मैंने क्रिएट नहीं किया था। अभी देखो इसको ओपन करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी है, ये खुद ब खुद ऐड होती हैं, ठीक है, जैसे ही आप उसको रन कर दोगे। और ये प्रोसेस है एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने की। तो पहले तो ठीक है, थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, है ना, ये मैम कैसे किया है या जो भी। वैसे मैंने यहाँ पे ये भी शो करके रखा है, यानी कि ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ था। ये जो सारे फोल्डर्स है ना, ये फोल्डर्स आएंगे, बट बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कैसे आपको ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब कैसे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी इस कमांड को रन करने के बाद में, तो इसीलिए मुझे वापस से इसको करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखो हमें पब्लिक नाम का फोल्डर मिल जाएगा, सोर्स नाम का फोल्डर मिल जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब आप ये जो प्रैक्टिस है ये पूरी हो जाएगी, है ना। ओके, कुछ तो हुआ है। ओके, तो ये तो बन चुका है। अब थोड़ा सा ओके, ये जितने भी फोल्डर्स थे ये आ चुके हैं, है ना। मैंने ये फोल्डर्स नहीं डाले थे, खुद ब खुद आए हैं। ओके, देन अब ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहे हैं। अब क्या है, जब आप रिएक्ट यूज करोगे ना तो आप बूटस्ट्रैप बेस के अंदर डाउनलोड, ओके कुछ हुआ है, ठीक है, पैकेजेस ऐड हो गए हैं, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब क्या है, आपको बस npm के अंदर जाके, npm की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, एंड सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा सेटअप हो चुका है, इसने बोल दिया हैप्पी हैकिंग, ठीक है। हैक वगैरह तो हम करने नहीं वाले हैं, बट ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारे फोल्डर के अंदर जाना है। हमारा फोल्डर का नाम क्या है, एक मिनट सब बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख जाए, दिख रहा होगा, है ना। तो अभी क्या है, फोल्डर का नाम क्या है, प्रैक्टिस 30, तो cd प्रैक्टिस 30, ठीक है, एंटर। अब ये देखो ये जो था, ये पहले यहाँ ये जो एरो आ रही थी ये कोडिंग -30 तक आ रही थी, अब प्रैक्टिस -30 तक आ रही है।
अब मुझे मेरे जेट के प्रोजेक्ट को रन करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, कमांड याद रखना npm start, ठीक है। अभी क्या करेगा, जो प्रोजेक्ट है उसको रन कर देगा एंड देखते हैं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे आता है। कुछ तो लोड हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है ना, बट इसके बाद में कम ही स्लाइड्स हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, सो फाइनली जो चीज़ हमने रन करी उससे हमें ये आउटपुट मिला है, ठीक है, ये हमें आउटपुट मिला है। अब ये क्या बोल रहा है, ये रिएक्ट का आइकन है, ये बोल रहा है एडिट करो source/app.js एंड सेव करके वापस से इसको रिलोड करो, तब आपको और डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये रन करना समझ में आएगा, कैसे आपको रन करना है इसे। एवरीवन मेक योर रिस्पॉन्स, आपको समझ में आया कैसे आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट डाउनलोड मतलब सेटअप करना है रिएक्ट का, एंड देन आपको उस पर वर्क करना है, मतलब रन करना है। ओके नेहा, कार्तिक, आरती, आलोक, ओके ओके एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स। सो एक काम करते हैं, अब हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है, देन मैं आपको समझाऊंगी कि ये डिफरेंट चीज़ें क्या आ रही है। सो ये मैं गई अपने पीएस कोड के अंदर एंड यही वाला फोल्डर था practice 30, इसको मैंने ओपन किया। अब क्योंकि मेरे उस इस पे क्या लिखा था, ये यहाँ पे ये लिखा था कि एडिट करो source/app.js को एंड सेव करो एंड रिलोड करो, तो आपको कुछ और दिखेगा, ठीक है, वहीं चलते हैं। सोर्स में गए, सोर्स में हमारे पास में app.js नाम की एक फाइल है, ओपन करी, यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे और कुछ लिखते हैं, रिएक्ट लर्न रिएक्ट, ठीक है, ट्राई करते हैं। सेव चेंजेस किए, सेव किया एंड यहाँ पे आपको चेंजेस दिखने लग गए, ठीक है, ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मैम ये तो छोटे मोटे चेंजेस हम नहीं देखेंगे, बड़ा चेंजेस दिखाओ। तो अभी ये देखो, इसको मैं जो रिटर्न है उसके ये, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, एक क्या होता है फंक्शन, ये क्या है कंपोनेंट, ऐप नाम का यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हमें क्या रिटर्न करता है, JSX मतलब HTML रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये देखो HTML पूरी की पूरी, और ये क्या है रिटर्न कर रहा है, और ये पूरा क्या है कंपोनेंट है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसा ही। अब एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ से हेडर को हटा देती हूँ, ठीक है, अब केवल इसे ही छोड़ती हूँ। सेव कर दिया, यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए डरना मत, टर्मिनल में जो चेंजेस आए एंड लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे रिफ्रेश कर दिया हुआ नहीं, वहाँ पे सेव करते यहाँ पे खुद ब खुद चेंजेस आपको शो होने लग जाएंगे। जो भी मैं आपको दिखा रही थी वो सब हट चुका है। एक काम करते हैं और कुछ लिख के ट्राई करते हैं कि और भी चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। H1 हेलो एवरीवन, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, हेलो एवरीवन, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस आप लेके आओगे वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिफोर डूइंग एनी वर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझो, ठीक है, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको समझो। मुझे किसी ने नहीं बताए थे, बस ये बोला था कि यार इसको हाथ मत लगाना, इसको हाथ मत लगाना, और इसके अंदर काम करते रहना, बट क्वेश्चन है कि क्यों मत लगाना, ठीक है, तो इसलिए उन सब का आंसर मुझे नहीं मिला लेकिन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिली है। नाउ लेट्स गो टू द सेक्शन 5, ठीक है, स्लाइड। तो रिएक्ट सेटअप हमने कर लिया। नाउ अब हम समझेंगे फाइल्स का स्ट्रक्चर, जो मैं बताने वाली थी आपको, फाइल्स का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था day30 नाम से, तो आप ये समझ सकते हो कि मैं practice 30 नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, ठीक है, ये सारी फाइल्स मुझे मिली हैं। तो जो नोट सबसे ऊपर है, नोट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ये नाम का एक फोल्डर है मेरे पास में।
तो यहाँ क्या लिखा है, इंस्टॉल पैकेजेस यू डोंट टच दिस, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, आपके रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है उसको परफेक्टली प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए ये बना हुआ होता है, ठीक है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल बनाया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटीज के लिए मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस होते हैं। तो अगर आप उनको बिल्कुल भी टच करोगे, ठीक है, कुछ भी उसमें चेंजेस करोगे, तो वो आपकी रिएक्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर प्रॉब्लम ला सकता है या कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप इसको टच ना करो, ठीक है, या चेंज ना करो, एडिट ना करो, ठीक है, या डिलीट ना करो। बट बाय चांस अगर आपके पास में डिलीट हो जाता है तो आप क्या करो, सिंपल से अपनी जो टर्मिनल है उसमें जाना एंड npm इंस्टॉल नाम की कमांड रन करना, ठीक है। जैसे आप कमांड रन करोगे, जो भी मिसिंग पैकेजेस होंगे, ठीक है, आपकी फाइल में, आपके प्रोजेक्ट में जो भी मिसिंग पैकेजेस होंगे वो सारे वापस से npm इंस्टॉल ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब मैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स या कोडिंग प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगी तो मैं यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रही होंगी एंड देन मैं उसको गिटहब पे डालूंगी। देन आप क्या करोगे, उसको क्लोन करोगे अपने अपने जो क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप के अंदर। अब क्लोन करोगे उस कोड को, तो इनिशियली हो सकता है कि आपके पास में वो नहीं चले। क्यों? बिकॉज आपने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करी हैं। अब डिपेंडेंसीज क्या होती है, डिपेंडेंसीज जैसे कि अगर मान लो कि मैं कोई आइकन का पैकेज या आइकन का मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो नोड मॉड्यूल है, सॉरी नोड मॉड्यूल नहीं, ये जो है ना पैकेज डॉट जेसन, ये क्या करता है, इसके अंदर नाम लिख लेता है कि अंजलि ने ये नाम की जो डिपेंडेंसी है इसको इंस्टॉल किया है, ये नाम लिख लेगा। अब जब आप उसको क्लोन करोगे, जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे अपने लैपटॉप के अंदर, तो आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल नाम की कमांड को रन करना है। जैसे ही आप इसको कमांड को रन करोगे तो जो भी पैकेजेस जो भी डिपेंडेंसीज मैंने कॉल करी थी वो सारी ये वापस से कॉल कर देगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाएगा। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस सुन लेना, जब भी मेरे कोड को आप गिटहब से लो एंड उसको जो रिएक्ट कोड को आप गिटहब से लो एंड उसको क्लोन करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल नाम की कमांड को रन करना है ताकि जो भी डिपेंडेंसीज बनी हुई है वो सारी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। सो नोड मॉड्यूल के बारे में हमने समझ लिया है एंड पैकेज डॉट जेसन के बारे में भी हमने समझ लिया है। नाउ इसके बारे में समझते हैं। तो इसको आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी मैं बस ऊपर से बता रही हूँ आपको। तो अब यहाँ क्या है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स कौन सी होती है जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं। डायनामिक क्या होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं। तो स्टैटिक फाइल्स क्या क्या हो गई, जैसे इमेजेस हो गई, इमेजेस कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। देन index.html ये केवल एक सिंगल HTML फाइल है जो आपको अपने पूरे रिएक्ट के अंदर बनानी है। ये सिंगल HTML फाइल है और इसी के थ्रू ब्राउजर के ऊपर चीजें शो होंगी, लेकिन याद रखना इसके अलावा कोई दूसरी HTML फाइल नहीं बनेगी। इसके अलावा सारी JS फाइल ही बनेंगी जो कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखेंगी, ठीक है। देन ये सोर्स क्या है, ये जो सोर्स फोल्डर है ये सोर्स कोड को अपने अंदर रखता है, फिर चाहे वो कंपोनेंट्स हो, चाहे वो CSS की फाइल्स हो, चाहे वो लॉजिक्स हो, ठीक है, या कोई भी डिफरेंट आपने पेजेस क्रिएट करे हो, वो सारे सोर्स के अंदर होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो आप कर रहे होते हो वो सारे इस सोर्स फोल्डर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं एंड देन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो नोड मॉड्यूल ये फोल्डर के बारे में हम देख रहे हैं। हालांकि मैंने बता दिया आपको, ऑटो क्रिएटेड बाय npm इंस्टॉल, ये जो नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर है ये npm इंस्टॉल के द्वारा ऑटो क्रिएटेड होता है। अगर बाई चांस कोई मॉड्यूल आपने डिलीट कर दिया है तो आप npm इंस्टॉल को रन करिएगा एंड वापस से जितने भी मॉड्यूल मिसिंग हैं वो सारे आ जाएंगे आपके नोड मॉड्यूल के अंदर। देन कंटेन ऑल एक्सटर्नल पैकेजेस योर ऐप डिपेंड्स ऑन, ये सारे पैकेजेस अंदर रखता है जिसके लिए भी आपका जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है, आपका जो रिएक्ट ऐप है उसको रन करने के लिए भी रन करने के जितने भी पैकेजेस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहते हैं। यू नेवर एडिट दिस फोल्डर मैन्युअली, कभी भी मैन्युअली इस फोल्डर को एडिट मत कर देना, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। नाउ पब्लिक के बारे में देख लेते हैं। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक फोल्डर कंटेन करता है अपने किस चीज को, स्टैटिक फाइल्स को, जैसे कि इमेजेस वगैरह। एक होता है इसमें index.html,
ये सिंगल HTML पेज है जहाँ पे आपके रिएक्ट ऐप की जो भी चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब रेंडर होती हैं, ठीक है। देन इनसाइड दिस देयर इज अ div id इज इक्वल्स टू रूट। यहाँ पे एक रूट एलिमेंट बना हुआ होता है और रिएक्ट आपके जो भी एप्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारा इसी रूट क्या बोलते हैं इसको, रूट div के अंदर एंटर करता है, रेंडर करता है, ठीक है। देन सोर्स फोल्डर, दिस इज वेयर यू राइट मोस्ट ऑफ योर कोड। ये वो जगह है जहां आप अपना मोस्ट ऑफ द कोड्स लिखोगे, चाहे वो कंपोनेंट, चाहे वो CSS, चाहे वो लॉजिक, चाहे वो कुछ भी हो। देन इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, उनको भी हम समझेंगे। पहले दो फाइल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो app.js ये मेन रिएक्ट का कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है रिएक्ट का, ठीक है। जो भी आप डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हो, वो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ लाके कॉल करने हैं, ठीक है। किसमें, ऐप के अंदर लाके आपको कॉल करनी है। वापस से सुन लेना कि जो भी डिफरेंट कंपोनेंट बना रहे हो आप, वो लाके आप कॉल करोगे किसमें, app.js के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आपने ये स्पॉटिफाई की राइट साइड बनाई, ठीक है। फिर आपने स्पॉटिफाई की लेफ्ट साइड भी बनाई। तो आप क्या करोगे, ये स्पॉटिफाई राइट साइड एंड स्पॉटिफाई लेफ्ट साइड नाम के कंपोनेंट बनाओगे एंड उसको आप ऐड करोगे अपने ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर ऐड करोगे एंड वो क्या करेगा, ये जो रूट एलिमेंट है ना इंडेक्स के अंदर, जो index.html के अंदर जो रूट एलिमेंट है, इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स को डाल देगा, ठीक है। अभी इसको हम अच्छे से देख भी लेंगे कैसे ये सब हो रहा है। इट एक्ट्स लाइक होम पेज ऑफ योर ऐप, ठीक है। तो ये जो app.js है, ये होम पेज की तरह वर्क करता है, आपके ऐप के होम पेज की तरह, ठीक है। जैसे होम पेज बेसिकली क्या हुआ, यानी कि इधर अगर स्पॉटिफाई के अंदर इधर एल्बम्स है, इधर इधर लिस्ट आ रही है, नीचे कंट्रोल्स आ रहे हैं, तो ये जो पूरा पहले मेन तो क्या है, होम पेज, उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं, ठीक है। You will often split your app into smaller components and use them inside this, ठीक है। Smaller components का मतलब क्या है कि आपने कंट्रोल्स अलग बना लिए, आपने सर्च बार अलग से बना लिया, आपने नेव बार अलग से बना लिया एंड देन उन सबको आप एक जगह लाके ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। देन app.css ये क्या करता है, app.css क्या करता है, जो भी app.js की फाइल्स होती हैं, जो स्टाइलिंग होती है, वो सारी app.css के अंदर ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये स्ट्रक्चर एंड देन ये जो स्लाइड मैंने एक्सप्लेन करी, आपको समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से मुझे क्विकली रिस्पॉन्स कर दो। ओके कार्तिक, हेलो एंड एवरीवन, आरती, ठीक है, ग्रेट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको हम देख भी लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर एक बार के लिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा node_module नाम का पैकेज, इसमें जो सारी चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा है तो मैं नहीं चाह रही इसके अंदर, बंद कर दिया। नाउ पब्लिक ओपन किया, यहाँ पे आपको एक सिंगल index.html फाइल मिलेगी। मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, हेड टैग दिख रहा है, मेटा टैग दिख रहा है, लिंक, मेटा एंड ये सब लिंक दिख रही है। फिर टाइटल आपको दिख रहा है, यहाँ टाइटल आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप फूड की वेबसाइट बना रही हो तो यहाँ पे जाके अपनी फूड की वेबसाइट लिख देना। देन यहाँ पे बॉडी दिख रही है, बॉडी के अंदर कुछ नॉन स्क्रिप्ट है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, जो भी कुछ बोल रहा है ये। मेन चीज क्या है, रूट एलिमेंट जिसके अंदर हमारी सारी चीजें जाएंगी, ठीक है। अभी ये कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ के देख लेना, जो भी आपको समझ में आए। बाकी ये आपको समझ में आ गया हो कि जैसे हम रेगुलर इंडेक्स HTML बनाते हैं, वैसे ही ये रेगुलर है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे देखने के लिए ये है, और अगर आप चाहो तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या चीज है, ये है लोगोस। अभी देखो, ये रिएक्ट का लोगो जो आ रहा था, अभी हमने देखा था, वो यहाँ से आ रहा था, ठीक है। ये वाला भी यहाँ से ही आ रहा था ना। ये कुछ चीजें हैं, तो ये txt फाइल है, ये JSON फाइल है। देन ओके, पब्लिक में बेसिकली चीजें सेम रहती है। अभी जो फेविकॉन आ रहा था ना, ये पता है कहाँ दिख रहा था आपको, आपने अगर ये नोटिस किया होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना इस टैब के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है वो आइकन,
टैब के अंदर। अब यहाँ पे तो क्या हम ऐड नहीं कर रहे थे टाइम तक, लेकिन रिएक्ट में आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ का भी, अगर आपको और भी अच्छा बनाना है अपनी वेबसाइट को तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन इसको मैंने कर दिया बंद, ओपन किया सोर्स को। सोर्स में तो अब पूरी गाथा ही चालू हो जाती है। तो सोर्स में यहाँ पे तो क्या है app.js, तो ओपन करते हैं app.js को। क्या दिखा आपको, बताया था ऑलरेडी आपको कि यहाँ पे रिटर्न वगैरह लिखा हुआ होता है, जो भी मेन चीज़ होती है वो यहीं पर आके रेंडर होती है। app.css यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो सब इसी के लिए लिखा होगा, ऐप के लिए ही लिखा होगा। अगर आप इसमें काम करते हो और कोई प्रॉब्लम आती है CSS रिलेटेड तो इसको लेना और इसे डिलीट मार देना, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, ये कोई बटन में मार नहीं डिलीट अभी इसको, ठीक है। देन अब आगे की जो फाइल्स हैं वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके। सो स्लाइड में चेक करते हैं, ये हो गई थी हमारी। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। सो हमने देख लिया था app.js and app.css. now next one is index.js. index.js, the entry point of your app, it connects React to the HTML. जो React है उसको HTML यानी कि index.html से कनेक्ट करती है। एंट्री पॉइंट ऑफ योर ऐप का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप अपने कंपोनेंट बनाओ, फिर उस कंपोनेंट को कॉल कहाँ करो, अपने app.js के अंदर, यानी index.js के अंदर अपना कंपोनेंट बनाओ, app.js के अंदर उसको कॉल करो और वो आपका आगे में लग जाएगा अपने फाइल के अंदर, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको दिखाया था हेलो एवरीवन, तो वो यही दिख गया था, इसी में चेंजेस करके दिखा दिए थे। बट आइडियल वे ये होता है कि आप index.js के अंदर चीजें लिखो एंड बनाओ। क्या लिखा है कि एंट्री पॉइंट है आपके ऐप का, then it connects React to the HTML. ये React को HTML से कनेक्ट करती है, then renders the app/component into the root div, ठीक है। जो ये कंपोनेंट है इसको शो करती है आपके रूट एलिमेंट में। then index.css, ये है ग्लोबल CSS स्टाइल फॉर द एंटायर ऐप। कहीं पर भी अगर आपने इसके अंदर कोई क्लास यूज करी है और पूरे ऐप के अंदर कहीं पर भी आपने वो जो क्लास है वो यूज करी है तो ये ग्लोबली अप्लाई होती है, सब पे अप्लाई होगी, उसमें भी वर्क करेगी। देन logo.svg, सैंपल लोगो इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिलीट कर दो, एडिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि अगर आपको लोगो यूज करना है तो रिप्लेस कर देना, यहाँ पे सिंपली वर्क करने लग जाएगा। एंड देन कुछ एडिशनल फाइल्स देखिए app.test.js, setup.test.js एंड falaana.js, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह के लिए। बट क्योंकि हम अभी बिगिनिंग में ही हैं तो इनका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस हमारे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए बट अभी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा कुछ, ठीक है। सो आप मुझे बताओ कि पहले आपको ये समझ में आया, अगर आया हो तो देन उसके बाद में हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। एवरीवन कि मैं कुछ रिस्पॉन्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो ओके। नेहा, कार्तिक, मनीष, आलोक, एवरीवन ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट एनर्जी। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है, देन मैं वापस से आती हूँ। ओके, नेहा कुछ क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। हाँ, तो कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसमें जो भी इमेजेस यूज करते हैं तो वो कौन से फोल्डर के अंदर आएगी। तो नेहा मैंने आपको बताया कि जो हम पब्लिक फोल्डर का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप अपनी जो इमेजेस हैं उनको डाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने पब्लिक फोल्डर में डाल दिया है ना, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको उसका पाथ देना होगा, ठीक है। कई बार पाथ भी देना पड़ता है इमेजेस का
ताकि अच्छे से यूज हो जाए। तो इसीलिए मोस्ट जो क्या बोल रहा है उसको, एडवाइस मेरी यही है कि आप URL ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ट्राई करो, वरना आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड उससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ ये रहेगी कि आप सोर्स के अंदर एक अलग से इमेज नाम का फोल्डर बनाओ, इमेजेस नाम का फोल्डर, एंड देन उस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर डिफरेंट जो इमेजेस हैं वो आप ऐड कर दो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। ओके, सो यही मैं बता रही थी। अभी आगे हम ये भी बताते हैं कि कौन सा तो हमें CS के अंदर डालना है, मतलब कौन सी फाइल CS में बनानी है, कौन सी फाइल हमें क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स के अंदर बनानी है, JS के अंदर बनानी है, वो सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिसेस देखेंगे फोल्डर की। सो ये हमने कर लिया, ये होपफुली समझ में आ गया होगा। सेटअप एंड फाइल स्ट्रक्चरिंग, ये सब फाइल के स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। मुझे किसी ने मेरे टाइम पे नहीं बताए थे एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज, और मुझे डर भी लगता था कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सब वगैरह वगैरह। बट जब तक आप छेड़ते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है। मैंने नहीं छेड़ा, बट स्टिल मैंने इसके बारे में स्टडी की, ये क्या काम करता है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ ये अच्छे से एक्सप्लेन थे, ताकि अगर आप बाद में कभी PPT रेफर करो तो आपको समझ में आ जाए। देन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड सोर्स स्लैश लाइक दिस, ठीक है, यानी कि बेसिकली कंपोनेंट्स आप कैसे क्रिएट करना है आपको, आप क्रिएट कर सकते हो एक फोल्डर को सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जो आप देख रहे हो इस तरीके से, सॉरी। Then a good place to keep all your custom components, जो भी आपका components है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। Then उसके बाद में तो क्या करना है, ये जो कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया, अब ये क्या है, ये एक्चुअल सिंटेक्स है। अभी आप इससे पहले जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो सब समझने के लिए था, ये एक्चुअल सिंटेक्स है रिएक्ट का यूज करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो रिएक्ट है उसको इंपोर्ट करना होगा, ये इंपोर्ट करने का तरीका आप समझ लेना, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है, जो भी आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना, एंड यहाँ पे रिटर्न यूज कर लेना। मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो तो पैरेंथेसिस में इस जो भी HTML के टैग्स हैं उनको पैरेंथेसिस में डालना है, पेरेंट एलिमेंट में डालना है, ठीक है। देन ये क्या है, ऐप, ये तो क्या था कंपोनेंट्स, एंड ये क्या है, app.js। फिर app.js में आपको जो हेडर्स नाम का फोल्डर है, हेडर्स नाम का जो फोल्डर है वो इंपोर्ट करना है यहाँ से, एंड देन यहाँ पे आपको उसको यूज करना है। कैसे यूज किया है, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखा रखा है, ऑल पहले से ही, एक तो ये आपको कंपोनेंट कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखा रखा है, फिर आपको कॉल कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपने ये इंपोर्ट किया, देन यहाँ पे आपने कंपोनेंट क्रिएट किया, and then it's very important to add this line, export default header। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये एक्सपोर्ट, ये जो फाइल, ये जो कंपोनेंट है ये एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, एंड यहाँ पे शो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इसको लगाना मत भूलना, और यहाँ पे इंपोर्ट करना मत भूलना, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना, यहाँ पे इंपोर्ट करना। तो काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर, है ना, एक फोल्डर बना देते हैं कंपोनेंट्स नाम का सोर्स के अंदर ही। तो ये फोल्डर कंपोनेंट्स, सही है। देन यहाँ पे मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, न्यू फोल्डर। इसके अंदर में मैं फोल्डर बनाऊंगी, और फोल्डर का क्या नाम होगा, हेडर। अच्छा चलो हेडर नहीं बनाते हैं, फोल्डर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट एक फाइल बना देंगे, मैं आपको फाइल ही समझा रही हूँ, फाइल। तो फाइल क्या है, header.js, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा फोल्डर बन गया। अब इसको तो हम हटा लेते हैं, index.html का कोई काम नहीं है हमारे पास में। जो काम होगा ना वो सारे आपका केवल जो सोर्स की फाइल आ रही है ना उनके अंदर ही काम होगा, तो इसलिए मैंने ये भी हटा दिया app.css। हमें काम केवल है app.js के अंदर और है header.js के अंदर। नाउ हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम import react from react, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब बनाएंगे हम हमारा हेडर का कंपोनेंट, तो function, ओके सॉरी फंक्शन, देन हेडर नाम का कंपोनेंट है, ब्रैकेट लगाए, डाला हमने ये। नाउ यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं हमारा, जो क्या है h1। अभी देखो
पहले जब मैं इसको टेक्स्ट स्लैश पेबल में यूज कर रही थी तब मुझे इसका जो एंडिंग टैग है वो मुझे लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे मुझे एंडिंग टैग लिखना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो अंजलि, ठीक है, अंजलि हेलो, यहाँ मैं लिख रही हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, HEADER हेडर को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। ये सिंपल सा मैंने एक कंपोनेंट बना लिया यहाँ से। एंड अब मुझे क्या करना है, इसको app.js के अंदर कॉल करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से सब हटा देती हूँ, है ना। ये मैंने सब हटा दिया, फालतू चीज़ें सारी, और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जो app.js सारी थी। अब यहाँ पे क्या करूँगी, import header, HEADER हेडर फ्रॉम, कहाँ से लेना है, कहाँ से लूँगी मैं, रूट फोल्डर, रूट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स स्लैश हेडर। आपको सामने के सामने आपको मिलते जाएंगे। देखो वापस दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। डॉट स्लैश लिखा, अब स्लैश के बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीजें, कौन सी चीज लेनी है मुझे, कंपोनेंट लेनी है। देन वापस स्लैश लिखा, मुझे हेडर लेना है, तो इंपोर्ट हो गया। ओके, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैंने हेडर ले लिया। अब मुझे पता है कि हेडर क्या है, ये हेडर है एक कंपोनेंट, तो मुझे कंपोनेंट का करना है कॉल। तो सॉरी, ठीक है, HEA हेडर एंड स्लैश एंड बंद। ओके, ये बन चुका है। नाउ लेट्स सी ये शो होता है हमारे पास में नहीं। इसको भी मैंने सेव कर दिया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एंड नाउ लेट्स गो ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हेलो अंजलि शो हो गया है, ठीक है। मैंने ऐप के अंदर, मैंने मेरे app.js के अंदर ये वाला app.js के अंदर हेलो अंजलि लिखा था? नहीं लिखा था। मैंने क्या लिखा था, ओनली हेडर ऐड किया है, और जो भी कुछ है वो यहाँ से आया है, ठीक है। समझ रहे हो। अब मुझे पता आपको ये बनाना समझ में आएगा, कैसे आप कंपोनेंट्स बनाते हो, कैसे आप ऐड ऑन करते हो उनको। एवरीवन गिव इट रिस्पांस, क्विक थम्स अप। ओके ग्रेट, ओनली आरती, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ओके नेहा, ठीक है, मनीष, कार्तिक, ग्रेट। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आएगा कैसे हम इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। इस तरीके से हमने हमारा जो पूरा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसको बंद करना है, ठीक है, अगर आपको इसको बंद करना है, जो चेंजेस आ रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे जाना, टर्मिनल पे Ctrl+C प्रेस करना, और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद का मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहे हैं अपने ब्राउजर के अंदर, वो शो नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड देखते हैं और हमें क्या देखना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि हमें कॉम्पोनेंट कैसे क्रिएट करने हैं, app.js में हमें कैसे शो करना है। एंड आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वो सब चीज़ें भी शो करूंगी, जैसे कि आपको नेव बार आपका सेम रह रहा है, बस नीचे की चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आपको शो करने वाली है ना। अब एक लास्ट स्लाइड है जो हम देख लेते हैं हमारी, और वो स्लाइड क्या है, वो है फोल्डर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। फोल्डर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अगर आपको ऐसे कंपोनेंट्स बनाने हैं रिएक्ट के अंदर जो बार बार यूज आते जाएंगे, यानी कि रीयूज होते जाएंगे, उसके लिए आप क्या करो, सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स नाम का एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना दो। अब उसके अंदर आप जितने भी चाहो उतने कंपोनेंट बना सकते हो। अब button.js के अंदर बटन कंपोनेंट होगा, header.js के अंदर हेडर कंपोनेंट होगा, ठीक है। देन वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आप डिफरेंट पेजेस बिल्ड करो, जैसे कि अभी जो देवांशु था उसने मुझे दिखाया था कि मैम मैंने वुमेन कलेक्शन का अलग पेज बनाया है, मेन कलेक्शन का अलग पेज बनाया है, ठीक है। तो अब उसको अगर वुमेन कलेक्शन बनाना है तो वो क्या करेगा, पेज नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर women_collection.js, men_collection.js, home.js, cart.js, इस तरीके से पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब इन पेजेस के अंदर से home.js है, उसके अंदर मुझे हेडर तो चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हेडर वाला कंपोनेंट है वो इसके अंदर यूज कर लूंगी। तो मैं बेसिकली सिंपल सा मैंने क्या हुआ, जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। देन आपको अगर स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, हेडर की स्टाइलिंग या फिर ऐप की स्टाइलिंग, कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल नाम का फोल्डर बनाना, उसमें आप चीजें लिख देना,
बट याद रखना कि ये जो app.js है, index.js है, इनको चेंज मत करना, इनको जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना, ठीक है। तो ये फोल्डर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आपको अगर कुछ भी बनाना है तो एक अलग डिफरेंट कलेक्शंस में बनाओ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगर आप ऐसे खुला बना दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि होम नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया था या मैंने पेज बनाया था, हेडर नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया था या मैंने पेज बनाया था, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम हो जाएंगे आपकी, ठीक है। देन ये जो 4 नीचे लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। So always create React components using .js file and start with capital letters. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि जब भी आप कोई भी React में फाइल बना रहे हो, चाहे वो कंपोनेंट की हो चाहे वो किसी और चीज़ की हो, तो आपको हमेशा उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या यूज़ करना है, .js, ठीक है। और जो नेम होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। कैपिटल लेटर्स जैसे कि एग्जांपल की है माई कार्ड, माई जो m है वो कैपिटल है इसमें, एंड .js भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। देन प्लेस ग्लोबल स्टाइल इन index.css एंड स्पेसिफिक स्टाइलिंग इन देयर ओन css फाइल। मीनिंग क्या है, अगर आपको मान लो किसी फॉन्ट के लिए आपको पर्टिकुलर, मतलब आपको अपने पूरे के पूरे जो अपनी प्रोजेक्ट है उसमें आपको सेम काइंड ऑफ फॉन्ट चाहिए, पॉपिंग्स नाम का फॉन्ट चाहिए, रोबोटो नाम का फॉन्ट चाहिए, तो आप उसको डिक्लेयर कहाँ करोगे, उसकी जो क्लास है आप उसको डिक्लेयर करना है index.css के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे header.js है उस कंपोनेंट के अंदर अलग तरीके का फॉन्ट चाहिए, तो उसके लिए आप अलग से .css की फाइल बनाना एंड उसी के अंदर यूज करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप header.css यूज कर सकते हो ना। ऑलवेज कीप योर कंपोनेंट स्मॉल एंड रियूजेबल। स्मॉल का बेसिकली मतलब ये है कि आज अगर आप स्पॉटिफाई की वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो आप 4 टाइप के कंपोनेंट बनाओगे। पहला कंपोनेंट बनाओगे एल्बम का, दूसरा बनाओगे इस प्लेलिस्ट का, तीसरा बनाओगे सर्च का एंड चौथा बनाओगे कंट्रोल्स का, ठीक है। कंट्रोल्स का आप चौथा बनाओगे एंड उन सबको लाके आप app.js के अंदर रखोगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है आपने पूरा का पूरा जो पेज है वो एक साथ ही बना दिया, देन आप उसको ऐप के अंदर बुला रहे हो, ठीक है। आपने पहले इसके इस लेफ्ट साइड के लिए अलग से कंपोनेंट बनाया है, राइट साइड के अलग से कंपोनेंट बनाया है, बाकी सब के लिए अलग से कंपोनेंट बनाया है। तो इसी तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो रहनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मान लो मुझे ठीक है, मुझे नेम का कंपोनेंट है तो मैं सिंपली जाऊंगी अपने सोर्स फोल्डर में, कंपोनेंट नाम का फोल्डर चेक करूंगी, उसमें name.js नाम की कोई ना कोई फाइल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। यही काम होगा। अब वहीं अगर मैं किसी एक ही फोल्डर में सब ऐड ऑन कर देती हूँ, पहले तो मुझे वही ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि कौन से फोल्डर के अंदर वो चीज़ है, फिर उसमें मुझे कोड देखने में टाइम लग जाएगा कि कौन सा कोड नेम बार का है, और अगर भगवान ना करे कोई मैंने दूसरी चीज़ चेक कर दी या चेंज कर दी तो नीचे वाली चीज़ों में भी गड़बड़ आ जाएंगी। तो ताकि अगर कोई चेंजेस करने हैं वो नेम बार में ही हो, इसलिए छोटे छोटे कंपोनेंट अलग से बना के रखो, ठीक है। एंड लास्ट चीज ही थी है, ठीक है। तो यही हम बता रहे थे फोल्डर बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये फोल्डर बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको समझ में आई या मैं कुछ और भी आपको एक्सप्लेन करूँ। कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ, उससे भी बनती है नया, उससे भी आप बना सकते हो, बट index.js से आप ट्राई करो तो बेटर है। वैसे JSX से भी आप बना सकते हो, वो भी कंपोनेंट्स के लिए ही होती है। पेज बना रहे हो तो .js से बनाना, कंपोनेंट्स बना रहे हो तो .jsx यूज कर सकते हो, ठीक है। एनीवन क्लियर? अगर क्लियर हो तो थम्स अप दे दो, कोई डाउट हो तो चैट में पोस्ट कर दो, देन मैं समझ जाऊंगी। ओके एवरीवन, ठीक है। सो आज हमने क्या चीजें पढ़ी? आज हमने पढ़ा कंपोनेंट कैसे, वाइट वैसे मैंने इसे यूज नहीं किया, बट आई थिंक कुछ फ्रेमवर्क जैसा ही कुछ होता होगा जो रिएक्ट को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है कुछ एडवांस करने के लिए। हालांकि आई एम नॉट, मैंने सुना है, पढ़ा भी है इसके बारे में, बट अभी मुझे इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा है कि वाइट पर रिएक्ट आप क्या कर सकते हो, है ना। ओके, सो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी है, कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करना है, देन कंपोनेंट्स के बाद में हमें प्रॉप्स कैसे क्रिएट करनी है, प्रॉप्स को ऐड ऑन कैसे करना है कंपोनेंट्स के अंदर,
फिर हमने डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स बनाए फाइल स्ट्रक्चर में, पूरा जो रिएक्ट का सेटअप क्रिएट किया है, फिर एनपीएम से हमने स्टार्ट किया है, स्टॉप किया है, इन सब चीज़ों को हमने ट्राई आउट कर लिया है। ठीक है, जो कोड थे वो डिलीट करके देख लिए, ऐड करके देख लिए, कंपोनेंट बना के देख लिए। नाउ कल कुछ अच्छी सी कोडिंग प्रैक्टिस लेके आती हूँ ताकि आपके दिमाग के जो धागे हैं वो और अच्छे से खुल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है एवरीवन, सो आज का सेशन ठीक था? एवरीवन क्विक रिस्पॉन्स अगर ठीक था तो ओके ग्रेट, ओके नेहा कार्तिक आरती, होपफुली अच्छा था एंड आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली आज के लिए हम रैप अप करते हैं एंड कल वापस से देखते हैं एंड जो भी रिजल्ट्स होंगे आज के डिस्कशन के बाद में वो आपको अपने ग्रुप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड वहाँ पे उसके बाद में भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्राची मैम से कांटेक्ट कर लेना उस टाइम पे। ठीक है, या फिर आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो जो भी डाउट है, तो सब जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम पे वो देख लेगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ओनली डाउट। ठीक है, कोई कोडिंग प्रैक्टिस हो, कोई फंक्शन वगैरह देखना हो तो वो आप कहाँ मुझे शो करोगे, अपने जो मीटिंग है उस पर, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे पर्सनल चैट है व्हाट्सएप उसके ऊपर मुझे प्रोजेक्ट देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब आप ओनली इमेज सेंड कर दोगे, बल्कि बेटर चीज़ ये ना कि मीटिंग में अपन सबके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख लें। ठीक है, सो ऑलरेडी मुझे पता है आप सब बहुत दिमाग वाले हो, बहुत सब आपको पता है ऑलरेडी, मुझे किसी ने पूछा नहीं आज तक कोई भी कोडिंग प्रैक्टिस, बस मुझे डाउट्स वगैरह पूछते हैं एंड दैट्स फाइन फॉर मी। ठीक है एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कल और चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो अपने एग्जाम्स की भी और क्रिकेट की भी। ठीक है, बाय बाय।